बेसिकली सिचुएशन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्निकली मैग्नेटिक फील्ड्स वाले चैप्टर का ही पार्ट है, और सारा इसमें जो रिलेशनशिप है वो मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है ये पूरा टॉपिक। आइडिया है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेट सपोज एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ये है कि आपके पास एक कॉइल है और एक परमानेंट मैग्नेट है। If the coil and the permanent magnet are moving relative to each other, so let's say still पड़ा हुआ है coil और आप मैग्नेट को करीब लेके जाते हो या दूर लेके आते हो, या coil को दूर लेके जाते हो करीब लेके आते हो, तो ऐसे में coil अगर किसी मीटर से कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर से, एम मीटर से, तो वो रीडिंग शो करेगा, और वो रीडिंग जो है वो ऑल्टरनेटिंग सी रीडिंग आएगी डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट, और वो मोमेंटेरीली नीडल जो है वो अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिसका मतलब है कि कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है। हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। एक और तरीका ये है कि एक स्ट्रेट वायर लें, दो मैग्नेट के पोल्स हैं, उसके बीच में इस वायर को ऊपर नीचे मूव करें तो वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, वायर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब ये जो पहली ऑब्जर्वेशन है जिसमें आपके पास एक कॉइल है और मैग्नेट उसके करीब लेके जा रहे हैं, उससे दूर लेके जा रहे हैं, राइट, तो उसमें एक मिनट रुकना बेटा, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर बात सारी ये है कि एज द मैग्नेट इज मूव्ड हाउ वुड यू कंप्लीट द सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करके देखते हैं। एज द मैग्नेट इज मूव्ड हाउ वुड यू कंप्लीट द सेंटेंस? देयर इज अ probably you could say that there is a reading on the voltmeter। हम अपनी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। when the magnet is stationary, then you can say that the needle on the voltmeter or the ammeter or the galvanometer is also stationary। moving the magnet faster will cause a greater deflection of the needle on the meter, अगर ये एनालॉग मीटर है तो। Increasing the number of turns in this coil, ये जो number of turns है coil के अंदर ये बढ़ा दे तो इससे भी needle ज्यादा deflect करेगी। Using a stronger magnet again will cause a greater deflection, मतलब ज्यादा voltage induce होगी। When the direction of the movement, so magnet की movement अगर पहले यूं थी और अब आप इसको यूं कर दें, रिवर्स कर दें, या फिर पोल्स को रिवर्स कर दें, अगर यहाँ नॉर्थ पोल था और आप मूव ऐसे ही करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ साउथ पोल रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल रहे हैं, तो मूवमेंट या पोल्स में से कोई एक चीज रिवर्स करें तो उससे नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स होती है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? नीडल मूव कर रही है, इस बात का क्या मतलब है? नीडल मूव कर रही है इसका मतलब ये है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब सवाल ये है कि नीडल सिर्फ मोमेंटेरीली क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ईएमएफ जो है वो सिर्फ मोमेंटेरीली ही इंड्यूस होता है। जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जब मैग्नेट मूव नहीं कर रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, तो इसकी नीडल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही। When the needle is stationary, why is the needle stationary when the magnet is stationary? Because magnetic flux coil के अंदर चेंज नहीं होता। तो बात सारी समझ में ये आई कि कॉइल के अंदर से ये क्या पास कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ज्यादा कर रहा हो या कम कर रहा हो ये मसला नहीं है, मसला ये है कि जितना भी ये फ्लक्स मैग्नेट के साथ लिंक कर रहा है, ये फ्लक्स लिंकेज जब चेंज होती है तो फिर हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो हम अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें कि ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है या नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है, और इस बात को आप सिंपल लफ्जों में लिखना चाहें तो ये हैं आपके एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच यू कैन रिपीट एवरी सिंगल टाइम फॉर अ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स in the coil, yeah, magnetic flux linking with the coil changes, the underlined words, these are the key things, right? Okay, अब बात यह है कि जब हमने ये तीन काम किए थे, मैग्नेट को फास्टर मूव किया था, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज किया था, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए थे, तो इस या फिर एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दें। कॉइल का एरिया कौन सा? कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये है कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, या यहाँ पे कह लो ये है कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया अगर आप बढ़ाएंगे, इन सब चीजों से, इन चारों चीजों से ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा था। उसमें सारी बात ये थी कि जो रेट ऑफ चेंज है ना फ्लक्स का, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये बात तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज है कि कितनी तेजी से वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह वो अगर ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा। ये बात जाके लिंक होगी फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉ को हम अभी उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इससे मिलती जुलती है। और
जब आप मैग्नेट की मूवमेंट या मैग्नेट के पोल्स की डायरेक्शन चेंज करते थे तो नीडल की भी जो मूवमेंट थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, मतलब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आपका वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है। ये बात जाके लिंक हो रही है लेंज लॉ से। और उसकी बात सारी ये एक्सप्लेनेशन ये है कि जो भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, अब उसने ऐसे फ्लो करना है या ऐसे फ्लो करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ इट कैन अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। करना क्या है, कॉइल का मेन गोल ये है, जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल का मेन गोल ये होगा कि मैंने अपने करंट से इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करना है। सो इफ द मैग्नेट इज गोइंग अवे इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द मैग्नेट, इफ द मैग्नेट इज कमिंग टूवर्ड्स इट इट विल ट्राई टू रिपेल द मैग्नेट। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वो यहाँ पे लाइक या अनलाइक पोल जनरेट करेगा, और वो पोल जो है वो उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी that it must always oppose the motion of the magnet. Just talking about in this case, but कोई भी जनरली किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही हो, ये लेंज लॉ किसी ना किसी फॉर्म में ओबे हो रहा होता है। एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी कि यहाँ पे भी आप वायर को जब मूव कर रहे थे तो इन दो पोल्स के बीच में तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पे आपको नीडल की डिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। अब यहाँ पे भी हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेंटेंसेस कंप्लीट है। सो सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, इफ यू मूव द वायर इन द अप डाउन डायरेक्शन, सो 1 2 डायरेक्शन में वायर को मूव करोगे तो आपको नीडल डिफ्लेक्शन नजर आएगी। लेकिन अगर आप नीडल को मूव नहीं कर रहे, वायर को मूव नहीं कर रहे, तो नीडल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मतलब कि मूवमेंट जरूरी है। अब उसके बाद बात ये समझ में आ रही है कि मूवमेंट भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जरूरी है। अगर 3 4 या 5 6 डायरेक्शन, यानी कि ये 3 और ये 4 डायरेक्शन है, अगर आप अपनी वायर को ऐसे या ऐसे मूव करो या अपनी वायर को ऐसे या ऐसे मूव करो तो इससे जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आती। तो स्पेसिफिकली आप अपनी वायर को सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो पोल्स के बीच में, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, 4A 4B एंड 4C, मूविंग द मैग्नेट, मूविंग द वायर फास्टर यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, जो साइड पे मैग्नेट के पोल्स है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करें, या मल्टीपल लूप्स ऑफ द वायर यूज करें, नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, इन सब चीजों से ज्यादा नीडल डिफ्लेक्ट करती है, मतलब ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा करंट है। अब ये सारी बातें इनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब वायर को वन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नीडल लेट सपोज इधर डिफ्लेक्ट करती है, और जब वायर को ऐसे मूव करते हैं तो नीडल यूं डिफ्लेक्ट करती है। मतलब वायर की मोशन को चेंज करने से, मतलब ऊपर या नीचे मूव करने से नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी ऑपोजिट हो जाती है। तो अब इन सारी बातों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यूजुअली जो स्ट्रेट वायर वाला केस होता है, अब ये वायर का आप क्या देख रहे हो, क्रॉस सेक्शनल देख रहे हो वायर का, यू आर लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द सेम वायर, और ये वायर जो है आपको उसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। अब वायर को आप ऊपर या नीचे मूव कर रहे थे, ये लाइंस कौन सी हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं। जब वायर ऊपर या नीचे मूव करती है तो वो अपने मोशन से क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट करती है। अब वोकेबलरी जो है, ये वाले अंडरलाइन वर्ड्स और वो जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, उसमें से जो टर्म्स आप जहां मर्जी यूज करो दे आर बोथ एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट जनरली इट मेक्स मोर सेंस टू यूज इट ओवर हियर बिकॉज यू कैन विजुअली सी दिस हैपनिंग एज द वायर इज गोना मूव अप, इट्स गोइंग टू कट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड दैट, और ये लाइनें ऐसे कट होती जाएंगी वायर के मोशन से। तो ये जो फ्लक्स लाइंस हैं इनको वायर अपने मोशन से कट करती है, इसलिए हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन इट। इफ द वायर स्टेशनरी, लाइंस कट नहीं हो रही, सो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। जब वायर को आप 3 4 और 5 6 डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब वायर को अंदर या बाहर मूव करो या ऐसे मूव करो तो नहीं कट हो रही, तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। और जब आप लाइन को ज्यादा फास्टर रेट पे कट करोगे, यानी कि वायर को फास्टर मूव करोगे, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करोगे, तो ज्यादा लाइंस होंगी, ज्यादा फास्टर रेट पे कट होंगी, और वायर के मल्टीपल लूप्स होंगे तो ज्यादा लाइंस कट होंगी, ऐसे में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये लिंक हो गया कौन से लॉ से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं लेकिन फेराडेज लॉ से। और अगर वायर को ऊपर मूव करने से नीडल एक डायरेक्शन में आपको वोल्टेज दिखा रही है और नीचे मूव करने से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रही है, तो अगेन बात वही है कि वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी इंड्यूस होगी कि वो अपने ही मोशन को अपोज कर रही होगी, वायर का अपना ही मोशन अपोज हो रहा होगा। अब याद रखो यहाँ पे वायर का ही मोशन था जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, राइट। प्रीवियसली हमने ये अज्यूम किया था कि हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है, वैसे तो मूव कॉइल को भी कर सकते हैं आप, डजंट रियली मैटर, बट अगर मैग्नेट मूव कर रहा है और कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है तो कॉइल क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। अब हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे वायर मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, आप वायर को ही मूव कर रहे हैं, वायर को ऊपर मूव कर रहे हैं या नीचे मूव कर रहे हैं। ऐसे में
वायर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो वायर के ही मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ली। सो ये जो दो हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये मैंने यूज किए, पूरी एक्सप्लेनेशन बस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बट द हाईलाइटेड टर्म्स basically just give you a sense of vocabulary that you can use in order to write down the explanation, because हमेशा सवाल तो यही होता है ना कि EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है, राइट? या फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि मोशन अपोज कैसे हो रहा है, या कोई चीज मूव करी तो स्लो डाउन कैसे हो रही है, स्पीड अप कैसे हो रही है। लेंस लॉ की हमें किसी एप्लीकेशन जो है कहीं पे रिकॉग्नाइज करनी होती है, और फेराडेज लॉ की एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज करनी होती है। तो ये जो टर्म्स यूज होते हैं, इन टर्म्स के यूज किए बगैर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नाउ ऑन टू अ बिट ऑफ कैलकुलेशंस, कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बी होती है, और उसे आप टेस्ला में मेजर करते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसका सिंबल है फाई, और इसको आप डिफाइन करते हो बी इंटू ए से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, वेयर वी आर अज्यूमिंग के जो प्लेन ऑफ एरिया है, एरिया का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से परपेंडिकुलर है। तो अगर तो फ्लक्स लाइंस वाकई में एरिया के प्लेन से परपेंडिकुलर है तब तो बी ए काफी है, और इसका यूनिट होता है वेबर, ठीक है। और अगर लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एरिया के प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया के प्लेन से वो एंगल बना रही हैं अल्फा का, तो आप बी ए साइन थीटा का जो है वो यूज कर सकते हो। बी ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके जो है वो आप फ्लक्स का कंपोनेंट निकाल सकते हो इस डायरेक्शन में। और अगर आप एंगल ले रहे हो फ्रॉम नॉर्मल टू द एरिया, ये देखो ये प्लेन ऑफ द एरिया है, और ये है दिस इज द नॉर्मल टू द एरिया, तो अगर आपका फ्लक्स लाइंस और नॉर्मल के बीच में आपको एंगल थीटा पता है तो आप बी ए कॉस थीटा वाला एंगल यूज कर सकते हो, ठीक है, टू फाइंड आउट दिस कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। ये बात याद रखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये वेक्टर्स के तौर पे यूज होते हैं। तो जब हम फ्लक्स डेंसिटी जो बी है ये तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरह वेक्टर के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये जो लाइंस हैं ये वेक्टर्स हैं। तो अगर ये लाइन यूं जा रही है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम एसेंशियली कॉस थीटा या साइन अल्फा से, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर लिया, और उसका आपने जो यूनिट है वो वेबर डिफाइन किया, और वेबर जो है वो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है, सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स, और वो जो है वो सिंपली एन से मल्टीप्लाई होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स का अपना कोई यूनिट नहीं है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का भी यूनिट वेबर ही होगा। अच्छा, अब फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था बी ए से, तो इसके साथ जब एन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया एन बी ए, राइट। एन बी ए इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर। अब हमने बात करनी है फेराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में। फेराडेज लॉ की पहले तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। EMF induced is proportional, as in directly proportional. EMF induced is directly proportional to rate of change. Rate of change का मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा। किस चीज का रेट ऑफ चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का रेट ऑफ चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये होती है या ये होती है। तो एन फाई का जो चेंज है डेल्टा बनाया, और जितनी देर में वो चेंज आ रहा है वो आपके EMF के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल भी है लेकिन इक्वल भी है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ही है एक तरह से, तो इसलिए वो प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वेशन में कन्वर्ट हुई तो अलग से कोई कांस्टेंट के नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। और एन फाई की जगह आप एन बी ए भी लिख सकते हो इन मेनी केसेस। अब डिपेंड करता है कि आपको एन फाई डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा या एन बी ए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यू विल हैव टू असेस द सिचुएशन के क्वेश्चन किस टाइप का है, और उसमें कॉइल है भी या नहीं है, और अगर वायर वाला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कांट यूज एन बी ए, ठीक है। सो यू विल हैव टू यूज अनदर सिचुएशन। ये वाली फिर भी इक्वेशन जो है ये बेस्ट सूटेड है व्हेन यू हैव एन ईएमएफ बीइंग इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, और उस कॉइल का आपको एरिया पता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए आप फैराडेज लॉ की ये वाली इक्वेशन यूज करते हो। बट अगर एक स्ट्रेट वायर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजर रही है, और वो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है, तो ऐसे में स्ट्रेट वायर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, स्ट्रेट वायर में ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसमें करंट फ्लो कर सकता है। तो उसके अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस निकालना होता है तो उसके लिए इक्वेशन जो यूज होती है वो होती है E is equals to BLV, where B is the magnetic flux density of this region, L is the length of the wire that will be inside the magnetic field, and V is the velocity at which the wire is moving perpendicular to the magnetic field, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसको डिराइव हमने यहाँ पे बड़े आसान तरीके से किया हुआ है, सिंपली बस वो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। जस्ट लुक एट इट, गो थ्रू इट व्हाइल लुकिंग एट द ओरिजिनल लेक्चर, ठीक है, एंड यू शुड बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द डेरिवेशन, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है।
अच्छा, लेंज लॉ कहता है कि आपका जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना, और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी जो पोलैरिटी है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है, वो लेंज लॉ से डिटरमिन होती है। और लेंज लॉ ये कहता है कि जो आपका करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि जिस मोशन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वही मोशन अपोज होगा। तो यहाँ पे इस केस में जिस मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है करंट, वो है मैग्नेट का मोशन। तो मैग्नेट का मोशन अपोज होना चाहिए। अब दिस इज ऑल्सो बेसिकली जस्ट अ सिंपल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट की इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इवेंचुअली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट की एज अ रिजल्ट कम होनी चाहिए ना, राइट। मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी से ही इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए मैग्नेट की। तो इसलिए मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका मोशन अपोज होगा। अगर मैग्नेट करीब जाने की कोशिश करेगा तो कॉइल उसको रिपेल करेगा, अगर मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करेगा तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करेगा। इन ईदर वे मैग्नेट शुड डीसेलरेट, मैग्नेट मोशन शुड बी अपोज्ड, एंड दैट इज व्हाई हम ये कहते हैं कि ये जो लेंज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस है। ऑलराइट, इसके अंदर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कॉइल की अंदर हमने करंट की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट की थी। कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है, अभी यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स सपोज रुको एक मिनट। ओके, सो नाउ वी नीड टू प्रिडिक्ट कि मैग्नेट में करंट की डायरेक्शन कैसे क्या होगी। मैग्नेट में करंट यहाँ से फ्लो करके कॉइल के अंदर करंट यूं फ्लो करेगा, या कॉइल के अंदर यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। सो यू विल यूज बेसिकली थ्री स्टेप्स की लॉजिक हम यूज करेंगे, और इसके हिसाब से हम जो है वो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, करंट की डायरेक्शन पता लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पता लगाना जरूरी है कि लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई कैसे हो रहा है, राइट। सो मैग्नेट जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है टूवर्ड्स द कॉइल। नाउ कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, कॉइल के अंदर जब वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा तो कॉइल एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो कॉइल का एक पोल यहाँ पे बनेगा, एक पोल यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा, या यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ बनेगा, इनमें से ऐसे ही कुछ हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह कॉइल एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया अपोज। अब मैग्नेट जाने की कोशिश कर रहा है टूवर्ड्स द कॉइल, सो द कॉइल शुड डू व्हाट, इट शुड रिपेल द मोशन ऑफ द मैग्नेट, इट शुड रिपेल द मैग्नेट। मैग्नेट को रिपेल कैसे करेगा मेरा कॉइल? मैग्नेट को मेरा कॉइल तभी रिपेल कर सकता है जब मेरे कॉइल का यहाँ पे खुद का एक नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। मैग्नेट को ये तभी रिपेल कर सकता है कॉइल जब इसका खुद का यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल होगा। और अगर मेरे कॉइल का यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो मैंने ये पहला स्टेप था, स्टेप 1, ये दूसरा स्टेप था, स्टेप 2, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन यूं है या यहाँ पे करंट की डायरेक्शन यूं है, इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? इफ आई नो द पोल ऑफ द मैग्नेट ऑफ द कॉइल ऑन दिस साइड, हाउ कैन आई फाइंड आउट कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन यूं है या यूं है? लाइक करंट यहाँ से अंदर जा रहा है या यहाँ से बाहर आ रहा है? राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं। अब राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें पोल्स पता है कॉइल के, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है उस डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करो एंड देन ग्रिप द कॉइल, curl your fingers around the coil, and what you will find is that if your thumb is pointing in this direction and you are making a fist and you're basically grabbing the coil, right, and you curl your fingers, तो आपकी fingers ऐसे curl करेंगी, your fingers would curl like this, which basically means कि current जो है वो यूं flow कर रहा है, मतलब current यहाँ से अंदर जा रहा है, यूं flow कर रहा है, ऐसे ऐसे से flow होके और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो करंट है वो यूं फ्लो कर रहा है, हमें पता लग गया हमारा करंट यूं फ्लो कर रहा है।
तो 3 स्टेप्स में मैंने फाइंड आउट किया. नाउ ऑब्वियसली देयर इज अनदर एग्जांपल एंड यू कैन अप्लाई द सेम सेट ऑफ स्टेप्स टू डू दैट अगेन. ठीक है. एक और कॉमन क्वेश्चन है, 2 दफा तो एटलीस्ट मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है, लेकिन यहाँ पे लेंस लॉ की ही एप्लीकेशन है. क्वेश्चन यह था कि एक है प्लास्टिक का पाइप और एक है कॉपर का पाइप. अब देखो सिचुएशन, मसला इस चैप्टर का पता है क्या है? Why are arrow different for, shouldn't it be repelling as well? Are you talking about the second example beta Samin? Okay, दोबारा से मैग्नेट क्या कर रहा है? टूवर्ड्स मूव कर रहा है कॉइल के. तो मैग्नेट को क्या होना चाहिए? रिपेल ही होना चाहिए. अब अगर मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का यहाँ याद रखो, अब मैंने साउथ पोल मूव कर दिया. मसला ये हुआ था कि मैग्नेट यहाँ भी टूवर्ड्स ही मूव कर रहा है, यहाँ भी टूवर्ड्स मूव कर रहा है, लेकिन पहले मैग्नेट का इधर नॉर्थ था, इधर साउथ पोल था. अब मैंने मैग्नेट का यहाँ रख दिया साउथ पोल और यहाँ रख दिया नॉर्थ पोल. तो इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे साउथ इंड्यूस होगा, यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस होगा. इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अब उल्टी हो जाएगी. डज इट मेक सेंस? मैग्नेट टूवर्ड्स ही मूव करो, लेकिन मैग्नेट के में जो वो है ना, so the south pole will move in opposite direction. I don't understand कि आप आंसर बता रही हो या आप क्वेश्चन कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रही वाली बात. पूछ लो आराम से, कोई मसला नहीं है, जल्दी नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन क्या कर रही हो जरा दोबारा से पूछो. कि ये वाला जो साउथ पोल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. एसेंशियली अगर कॉइल स्टेशनरी है तो ये इसको अपोज करने की, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा. रिपेल इसलिए क्योंकि ये करीब आने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. अगर ये दूर जाने की कोशिश कर रहा होता तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता, क्योंकि फिर वो इसको रिपेल नहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करता. ये सारी बात है. So whatever the magnet is trying to do, the coil is going to try to oppose that. If it's repelling, then why doesn't it have the same direction as n? बेटा यहाँ पे ये वाला पोल तो देखो, ये वाला पोल देखो ना. देखो अगर मैं इस मैग्नेट को करीब लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ समीन, तो और इसका यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है, तो ये इसको कैसे रिपेल करेगा? ये कॉइल इसको ऐसे ही रिपेल करेगा ना कि अगर इसका भी यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा. राइट. सो वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. अगर हम इसके पोल्स 2 मिनट के लिए भूल जाएं और इसके करंट की डायरेक्शन भूल जाएं, तो क्या होगा कि जब ये मैग्नेट करीब आने की कोशिश करेगा तो ये वाला कॉइल अपनी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि इसको ये रिपेल कर सके. इसको रिपेल करने के लिए इसको अपना यहाँ पे भी साउथ पोल बनाना पड़ेगा. तो इट मेक्स अ साउथ पोल ओवर हियर एंड नॉर्थ पोल ओवर हियर, एंड देन डिपेंडिंग एंड बाय लुकिंग एट द पोल्स आई कैन नाउ से कि यहाँ पे करंट जो है वो यूं फ्लो करेगा. करंट यूं फ्लो करेगा. Right, because my thumb will be pointing in that direction and the current basically flows like this. Memorize कर सकते हो, 4-5 आपको वो memorize करने पड़ेंगे. Yes, you can memorize it with respect to poles, but इसके alternative बहुत सारे बन सकते हैं. ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता कि आपने करंट की डायरेक्शन क्या है ये बता दें. That's not a very common question. The more common question is a question like this. मतलब वो एक अजीब सी चीज हो रही होगी और वो आपसे बोलेंगे यार ये कुछ वियर्ड सा हो रहा है, कैन यू ट्राई एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ वियर्ड ऐसा हो रहा था कि ये एक मैग्नेट है और ये एक पाइप है. इक्वल फोर्स, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. द कॉइल एट द मैग्नेट विल exert equal and opposite forces on each other. Yes. ठीक है. अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये लेंस लॉ की ही एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में कुछ अजीब सा होगा और हमें इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि हो क्या रहा है. इस पाइप के अंदर, ये प्लास्टिक का पाइप है, इसके अंदर मैं मैग्नेट फेंकता हूँ. हॉलो पाइप है, मैग्नेट को मैं फेंकता हूँ. प्लास्टिक और मैग्नेट आपस में जाहिर सी बात है इंटरेक्ट नहीं करते. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? What you expect to happen is कि बस ये मैग्नेट नीचे फॉल करेगा, इसकी एक्सेलरेशन 9.81 होगी और ये नॉर्मल जैसे मैग्नेट गिरता है वैसे गिर जाएगा. Nothing surprising about that. Now, copper is also a non-magnetic material. ये बात पहले याद रखना जरूरी है. First of all, you have to remember कि copper magnetic नहीं है, बल्कि copper खुद एक non-magnetic material है. तो इस मैग्नेट की, इस कॉपर से भी ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्जन है. कॉपर मैग्नेट पे कोई फोर्स नहीं लगाता अगर ये दोनों बराबर में रखे हुए. तो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इज कि अगर इस मैग्नेट को आप कॉपर के पाइप के अंदर से फेंकेंगे तब भी होना क्या चाहिए? मैग्नेट को नॉर्मली फॉल करना चाहिए और मैग्नेट इसमें से और इसमें से साथ साथ गिर के नीचे आ जाना चाहिए. बट ऐसा होता नहीं है. होता ये है कि मैग्नेट एक्चुअली फॉल्स मच स्लोअर थ्रू दिस पाइप एंड इट हैज एन एक्सेलरेशन दैट इज लेस देन 9.81 एंड इट अराइव्स मच लेटर. यहाँ से मैग्नेट तो नॉर्मली गिर जाता है लेकिन यहाँ से बहुत देर बाद आता है. सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे मैग्नेट पाइप के अंदर जाकर स्लो हो गया?
ये भी अज्यूम कर लो कि मैग्नेट साइड्स को टच नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो रही। ये भी नहीं हो रहा कि कॉपर एक मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए वो शायद जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर हो क्या रहा है? वेल, ऑलवेज थिंक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब किसी चीज में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। अब करंट प्लास्टिक में फ्लो नहीं कर सकता और कॉपर में करंट फ्लो कर सकता है। मेन चीज यहाँ पे ये थी कि कॉपर के अंदर करंट फ्लो कर सकता है, ये चीज रियलाइज करनी थी। तो कॉपर में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा? जैसे एक कॉइल के करीब मैग्नेट मूव करता है, इस तरह एक पाइप के करीब मैग्नेट मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द पाइप चेंजेस due to the change in magnetic flux linking with the pipe due to the movement of the magnet, कॉपर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और कॉपर के अंदर कुछ करंट्स फ्लो करेंगे पाइप के अंदर। कॉपर के पाइप के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो अब जाहिर सी बात है कॉपर का पाइप एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? अब कॉपर का पाइप अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट इन द पाइप, जो कॉपर के पाइप में मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है? अपोज करना। कॉपर की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मेरे मैग्नेट के मोशन को किसी ना किसी तरह अपोज करेगी, और इसकी वजह से मैग्नेट का मोशन स्लो डाउन होगा। रोक तो नहीं सकेगा, मैग्नेट को ऊपर तो नहीं फेंक सकते आप वापस, लेकिन इतना फोर्स लग जाएगी कि मैग्नेट का स्लो डाउन हो जाएगा उसकी स्पीड। अब मनाल, आप ये पूछ रही हो कि क्या इज द मैग्नेटिक फ्लक्स नॉट चेंजिंग इन द प्लास्टिक पाइप? इट इज डेफिनेटली चेंजिंग इन द प्लास्टिक पाइप, बट इज प्लास्टिक अ कंडक्टर? प्लास्टिक में अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर भी दो, प्लास्टिक को अगर एक बैटरी से कनेक्ट करो तो क्या प्लास्टिक में से करंट फ्लो करता है मनाल? अगर मैं प्लास्टिक के पाइप को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अ कंडक्टर। तो इसमें ईएमएफ तो प्रॉब्ली यू कैन से इंड्यूस हो जाएगा, किसी भी जगह पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसका कंडक्टर होना जरूरी है ताकि उसमें करंट भी फ्लो कर सके, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पाइप विल कम फ्रॉम द करंट इंड्यूस्ड इन इट, और करंट तभी इंड्यूस हो सकता है अगर वो एक्चुअली कंडक्टर हो, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो। समझ गए? तो मेन फर्क ये था कि दिस इज एन इंसुलेटर एंड दिस इज अ कंडक्टर। मैग्नेट डज नॉट स्टॉप, मैग्नेट पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और वो अपवर्ड फोर्स ग्रेविटी की फोर्स को अपोज कर रही है, और इसलिए मैग्नेट की ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन, वो कम हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा स्लोली गिरेगा। ठीक है? जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस गिरता है, अब मास इसको इस तरह सोचो, अगर एक चीज वैक्यूम में गिरती है तो जल्दी गिरती है, जब एयर रेजिस्टेंस में गिरती है तब जल्दी गिरती है। ऑब्वियसली वैक्यूम में जल्दी गिर जाती है, और जब एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक अपवर्ड्स अपोजिंग फोर्स लगती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है गिरने में। तो कुछ ऐसा ही हमारे मैग्नेट के साथ भी होगा। ठीक है? अब ये एक, दिस इज जस्ट वन ऑफ द सिचुएशन, दैट वाज अ क्वेश्चन जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, बट देयर आर ऑब्वियसली मेनी वियर्ड सिचुएशंस गिवन इन द चैप्टर, तो वो हम वहां से देख सकते हो। अच्छा, अभी अभी हमने क्या कहा था कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? हमने 3 स्टेप्स की लॉजिक यूज की थी। अगर एक वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जब वायर मैग्नेट्स के बीच में मूव करी, मतलब वायर को डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हो, अगर वायर को डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हो और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? यूं फ्लो करेगा या यूं फ्लो करेगा? इनको कैसे पता कि यूं फ्लो करेगा? यहाँ आंसर हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर एक स्ट्रेट वायर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है व्हेन इट्स बिटवीन द टू पोल्स एंड यू नो कि वायर किस डायरेक्शन में मूव हो रही है एंड यू नो कि पोल्स किस डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप यूज करते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जाहिर सी बात है आपको फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता होनी चाहिए जो कि यूं जा रही है, तो ये हो गई आपकी इंडेक्स फिंगर, जस्ट लाइक विद द लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है, बस राइट हैंड यूज करो, बल्कि बस सेम, बाकी चीजें सेम है। जिस डायरेक्शन में आप वायर पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब वायर्स को नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, तो आपका थंब नीचे की तरफ जाएगा, और मिडिल फिंगर फिर आपको बताएगी कि करंट यूं फ्लो कर रहा है या यूं फ्लो कर रहा है। ठीक है? तो दो ही पॉसिबल आंसर है वायर में करंट है, या तो यूं फ्लो करना है या यूं फ्लो करना है। जाहिर सी बात है वायर में यूं और यूं, या ऊपर या नीचे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, 50-50 है। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आप जब राइट हैंड रूल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आप डेफिनेटली याद भी कर सकते हो क्योंकि दो ही पॉसिबल आंसर है हर सिचुएशन में, तो यू कैन काइंड ऑफ मेमोराइज इट एज वेल रादर देन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है दो कॉइल्स के बीच में। एक कॉइल जो है वो ऑलरेडी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है,
और दूसरा कॉइल जो है वो किसी चीज से नहीं कनेक्टेड, एसेंशियली किसी पावर सप्लाई से नहीं कनेक्टेड, इसके अंदर सिर्फ एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो कौन से कॉइल में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, पी में या क्यू में? ऑब्वियसली पी में ऑलरेडी करंट पास कर रहा है। अब जब पी में करंट पास कर रहा है तो पी क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब पी की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड क्यू के अंदर से पास करेगी। कैन आई से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय पी विल लिंक विद कॉइल क्यू? ऐसा ही होगा। क्या इसकी वजह से कॉइल क्यू के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? जरूरी तो नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि कॉइल क्यू में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए कॉइल पी के साथ आपको कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कैन समवन टेल मी वेरी ब्रीफली, लाइक इन जस्ट अ सिंगल सेंटेंस, व्हाट डू आई नीड टू डू विद दिस कॉइल पी? क्या इसके साथ मुझे ट्वीक करना पड़ेगा कि कॉइल क्यू में मुझे यहाँ पे वोल्ट मीटर पे कोई रीडिंग मिले? ओके, सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। हफ्सा ने जो आंसर दिया वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट दैट इज अ करेक्ट आंसर। You can actually move coil P. You can start moving coil P just like you were moving a magnet, because coil P move करेगा तो साथ साथ उसकी magnetic field move करेगी. So flux linking with coil Q changes and EMF induces. So that's one possible answer. Is there any other possible answer over here? Can we do something else to induce an EMF in coil Q? कोई और possibility सोचो, कोई और भी तरीका है क्या? You can move coil Q as well. That's pretty much the same thing. I wouldn't consider them two separate answers. Moving coil P and moving coil Q kind of will be considered if you are looking at a marking scheme of an exam. तो उसमें probably ये दोनों आंसर्स एक ही कंसिडर किया जा रहे होंगे, लेकिन इनका अलग अलग मार्क नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और सोचो ना यार, थिंक अबाउट इट, गो वन स्टेप फर्दर। मूवमेंट को छोड़ो, मूवमेंट को छोड़ो, अब मूवमेंट से हट के बात करते हैं। मैग्नेट तो है ही नहीं यहाँ पे अफसर, कौन सा मैग्नेट? What magnet are you talking about? I can't see any magnet. Increase the number of turns, but is that a practical thing to do? मतलब करंट फ्लो करते करते जमीन के इसमें हम इतनी जल्दी से टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं कि वाकई में एक छोटे से टाइम में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड में और क्यू के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? ओके, अब मनाल ने जो जवाब दिया है वो समझ में आ गया मुझे। अब हम पहुंच गए जवाब पे। भाई कॉइल पी में करंट फ्लो कर रहा है, कॉइल पी में करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने इंडिकेट नहीं किया ये किस टाइप की पावर सप्लाई है। शयान वेरी गुड। सो मैंने इंडिकेट नहीं किया था किस टाइप की पावर सप्लाई है, आपने अज्यूम कर लिया होगा कि प्रॉब्ली ये डीसी पावर सप्लाई है। अगर ये डीसी पावर सप्लाई है तो ऑब्वियसली एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। इफ देयर इज अ स्टेडी करंट फ्लोइंग इन कॉइल पी, देन ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि स्टेडी करंट की स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर भी रही हो, लेकिन अगर वो चेंज नहीं हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट हो, तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कॉइल पी की, वो एक वेरिंग करंट के साथ एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। इमेजिन करो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो अपनी डायरेक्शन और अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है करंट के साथ। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी वैल्यू ऐसे 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 वेरी करती है, उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी ऐसे 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 वेरी करेगी। तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है बेटा, कभी उसकी डायरेक्शन होगी ये और कभी उसकी डायरेक्शन होगी ये, कभी होगी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, कभी उसकी स्ट्रेंथ होगी कम। सो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही होगी कॉइल क्यू में से जो कि साइनोसॉइडली वेरी कर रही होगी, बिकॉज कॉइल पी का करंट जो है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो कॉइल क्यू में एक ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो सकता है। आप लोगों ने ओ लेवल्स में एक डिवाइस पढ़ा था जो कि इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था, क्या नाम था उस डिवाइस का? बस उसमें एक चीज और एडिशनल थी जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाई हुई। उसमें बोलते थे इसको हम कहते थे प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते थे सेकेंडरी कॉइल, और साथ में एक पूरा आयरन कोर होता था और इधर एक कॉइल लगा होता था और इधर एक कॉइल लगा होता था। क्या पढ़ते थे हम, क्या चीज पढ़ी थी जो इसी प्रिंसिपल को यूज करती थी, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल को? हम उसको कहते थे ट्रांसफॉर्मर, राइट? अच्छा, अब एक बात जो यहाँ पे जरूरी है वो ये कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई ही हो। आपके पास एक डीसी पावर सप्लाई हो सकती है, यू कैन हैव अ डीसी पावर सप्लाई, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन हैव इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे, या पावर सप्लाई मेरी वेरिएबल हो सकती है, मेरी पावर सप्लाई भी तो वेरिएबल हो सकती है।
मैं पावर सप्लाई की वैल्यू को कम ज्यादा जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। पावर सप्लाई होती है डीसी पावर सप्लाई, उसके ऊपर 0 से 12 वोल्ट तक की सेटिंग होती है, उसको मैं कम ज्यादा करूंगा तो मैं कॉइल पी के अंदर करंट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, या मैं इस वेरिएबल रेजिस्टर को ट्विक करूंगा तो कॉइल पी के अंदर करंट चेंज होगा। नाउ व्हाइल द करंट इन कॉइल पी इज चेंजिंग, मतलब मैं करंट को कॉइल पी में लेट से कम कर रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कॉइल पी के अंदर करंट की वैल्यू कम होगी। नाउ व्हाइल दैट चेंज इज टेकिंग प्लेस, the magnetic field is coil P, the magnetic field of coil P is going to get weaker, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो Q में से पास कर रही है वो चेंज हो रही होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल Q में ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब बात सारी ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NBA/T, इसमें से B जो है वो चेंज हो रहा है, B चेंज हो रहा है, ट्रू, B चेंज हो रहा है। लेकिन जो कॉइल P का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, कॉइल P की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल P की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो डिपेंड कर रही है कॉइल P के ऊपर करंट की वैल्यू पे। तो जिस रेट से मेरा करंट चेंज होगा, जिस रेट से मेरा करंट चेंज हो रहा है, उसी रेट से ये मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल पी का वो भी चेंज हो रहा होगा। तो वो जो फ्लक्स का चेंज है वो क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो इसके करंट के रेट ऑफ चेंज पे काइंड ऑफ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमने समझनी कि जब आप कॉइल पी के अंदर करंट को कम या ज्यादा करोगे तो उससे कॉइल क्यू के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। अब या तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज कर लो तो उसमें भी ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो जाएगा, या फिर आप डीसी पावर सप्लाई यूज कर दो और अपनी मर्जी से इस करंट को कम ज्यादा और उसकी डायरेक्शन चेंज कर लो। डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते डीसी के साथ, लेकिन हाँ करंट को कम ज्यादा कर सकते हो, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये करंट है कॉइल पी के अंदर, पहले उन्होंने करंट को 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, फिर एकदम से करंट को ऐसे इंक्रीज किया। अब जब यहाँ पे कॉइल पी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो कॉइल पी की कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं है, इसलिए कॉइल क्यू के अंदर कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, तो कॉइल क्यू में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। ये दोनों ग्राफ्स, एक इस ग्राफ को देख के मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ चेंज। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये किस चीज से प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज ऊपर वाले ग्राफ को देख के कैसे आता है? हाउ डू यू फाइंड द रेट ऑफ चेंज फ्रॉम अ ग्राफ? ऑलवेज फाइंड द रेट ऑफ चेंज फ्रॉम अ ग्राफ बाय लुकिंग एट इट्स ग्रेडियंट। सो जहां जहां ग्राफ में स्लोप्स हैं, you are looking at their gradients in order to figure out the magnitude in this particular graph. अब देखो समझो बात को, कॉइल पी के अंदर जब मैंने यहाँ पे करंट को इंक्रीज किया तो कॉइल पी की मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगी जो क्यू में से पास करेगी, बट जो रेट ऑफ चेंज है वो स्टेडी रेट ऑफ चेंज है। इज दैट, कैन आई से दैट दिस इज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट? कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल क्यू के अंदर। उसके बाद यहां से लेके यहां तक करंट कांस्टेंट है। अब करंट ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब कॉइल पी की मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है मतलब देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल क्यू, so there will be no EMF induced in Q from this time to this time. बट अब यहां से लेके यहां तक एक दोबारा से कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव था, अब यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो रेट ऑफ चेंज एक तो ज्यादा स्टीप भी है, रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा है, इसलिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी ज्यादा है। अगर ये वैल्यू थी लेट्स सपोज 2 वोल्ट्स तो ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे 6 वोल्ट्स बना दी अपनी मर्जी से। अभी तो कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा, ग्राफ के ऊपर कोई स्केल नहीं बना हुआ, बट जनरली सेइंग ये वाला मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा स्टीप है कंपेयर टू दिस स्लोप, राइट। बट ऑल्सो द साइंस हैव चेंज्ड, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया और यहाँ पे नेगेटिव बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव था और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नेगेटिव था, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव लिया और यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव लिया। अब ये वो नहीं देखते कि आप कहाँ पॉजिटिव बना रहे हो और कहाँ नेगेटिव बना रहे हो, आप इसको नेगेटिव भी बना सकते थे और इसको पॉजिटिव भी बना सकते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन डू दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। मतलब वो चीज ये नहीं चेक करते, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि शायद यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाओ, क्योंकि लेंस लॉ को भी हम उसके बारे में सोच रहे होंगे। बट इतना ज्यादा आपको डीप नहीं जाना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और
ऑपोजिट डायरेक्शन का ख्याल रखना है जहां जहां वो अप्लाई होती है। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पी के अंदर करंट फिर स्टडी है, इसका मतलब पी की मैग्नेटिक फील्ड फिर स्टडी है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्यू में दोबारा से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दोबारा से पी में करंट चेंज हो रहा है, और दोबारा से व्हाट वी हैव इज अ पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है। याद रखो वैल्यू को नहीं देखना, स्लोप को देखना है, ऊपर जा रही है लाइन तो स्लोप पॉजिटिव है। और ये वाली लाइन इसके मुकाबले में तो ज्यादा स्टीप है, दिस इज मोर स्टीप, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले में ज्यादा है। अच्छा, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट था तो मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव शो किया था, इसलिए ये भी पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव शो कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों का साइन सेम है, क्योंकि ये वाला ग्रेडियंट और ये वाला ग्रेडियंट जो है वो सेम साइन का है। बट इसका जो ग्रेडियंट है वो इससे ज्यादा स्टीप नहीं है, दिस इज मोर स्टीप, तो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा मुझे यहाँ मिला था। लेकिन इसका जो स्लोप है वो जाहिर सी बात है इसके मुकाबले में इसका स्लोप जो है वो लेस है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले में तो कम है। हाँ, लेकिन इससे फिर भी ज्यादा है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो फिर भी ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप से ज्यादा है। ठीक है, सो आई एम लुकिंग एट द स्लोप एंड आई एम लुकिंग एट द नेचर ऑफ द स्लोप, के पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, और उसकी बेसिस पे मैं ऊपर से ग्रेडियंट देखते हुए नीचे ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा शायद इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको करवाए भी है मल्टीपल, दोबारा भी देख लेंगे। चैप्टर छोटा सा ही है, टेक्निकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर आपने सिर्फ मेन चीजें रिवाइज करनी हो तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं चैप्टर रिवाइज, लेकिन एक्सप्लेन करने में हमेशा ही ज्यादा टाइम लगता है, नो। ठीक है, और जरा अब अगले चैप्टर में मूव करते हैं, कैपेसिटेंस के यदि की चॉइस देखते हैं। अब हम कोशिश करेंगे जरा चैप्टर को बस ऊपर ऊपर से देखें, ठीक है, बहुत डीप ना जाए चीजें। कैपेसिटर्स एक ऐसे डिवाइस हैं जो कि चार्ज स्टोर करते हैं, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं। टेक्निकली जो आपका कैपेसिटर होता है वो दो मेटल प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, और उन पे ऑपोजिट चार्ज होता है, वो इस वजह से अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए हुए होते हैं। ये वैसे ही है, कैपेसिटर का सर्किट सिंबल है। ये वेरिएबल कैपेसिटर है जो कि आपके सिलेबस में कभी भी नहीं आया, ना क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखने में जो कैपेसिटर्स हैं वो इस तरह के होते हैं या इस तरह के होते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप कैसे बनी? यार ये देखो, ये दो सीधी मेटल प्लेट्स हैं, लेकिन ये मेटल प्लेट्स इतनी लंबी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं कि इसको रोल कर दिया जाता है। अच्छा, यूजुअली बीच में वैक्यूम नहीं होता, हम जो कैपेसिटर्स देखेंगे जितने भी, उनके बीच में हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, लेकिन असल में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके बीच में एक इंसुलेटर टाइप जेल टाइप कुछ यूज की जाती है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स के ये यूजेस हैं, और इनको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, ठीक है, कम से कम 4 तो आपको याद होने चाहिए ताकि आप कहीं भी लिख सकें, एज इट इज बस आपने बताने होते हैं। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? सिंपल सी बात है यार, देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जब एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको हमेशा डीसी पावर सप्लाई या डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, तो कैपेसिटर एक बैटरी की तरह चार्ज कैसे होता है? सीधी सी बात है, जब आपका एक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो यूजुअली आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूं शो करते हो, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस वाली प्लेट पे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। अब जब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा तो इस वाली प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपेल होने लग जाएंगे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रही है, इसलिए इस पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पीछे से एक्सेप्ट किए हैं तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर जब एक बैटरी के साथ लगा हुआ होता है और यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टर ना लगा हुआ हो, राइट, और सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत लो हो, तो बहुत थोड़े से टाइम में बड़ा जल्दी से कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस आहिस्ता आहिस्ता उसके अक्रॉस उसकी प्लेट पे चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती है, बस साथ साथ उस प्लेट उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दोनों प्लेट्स के बीच में इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली तो नहीं, बहुत जल्दी कर जाता है। तो जितने साइज की बैटरी होगी उतना ही मैक्सिमम वोल्टेज जो है मेरा फुली चार्ज कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, 0 से लेकर 12 तक वो आ जाएगा। फिर इसके अंदर एक करंट जो है इट विल स्टॉप फ्लोइंग, the current will stop flowing, emitter will start to show 0 reading because the capacitor will have fully charged और further कोई electrons का flow नहीं होगा।
हम ये कहते हैं अक्सर के कैपेसिटर पे ओवरऑल जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज स्टोर होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो कैपेसिटर कोई चार्ज स्टोर नहीं करता, बल्कि ज्यादा टेक्निकली करेक्ट टर्म ये है कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, चार्ज वो इसकी स्टोर नहीं कर रहा क्योंकि दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो टेक्निकली चार्ज तो 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। उस कैपेसिटर को इस वाले सर्किट से आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करो और उसको लगा दो एक रेजिस्टर के अक्रॉस, एक रेजिस्टर या एक लोड के अक्रॉस लगा दो, किसी बल्ब के अक्रॉस, कोई रेजिस्टर के अक्रॉस, कोई एलईडी के अक्रॉस, किसी भी चीज के अक्रॉस उस कैपेसिटर को लगा दो। तो अब वो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, मतलब उस कैपेसिटर की वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। वो बल्ब थोड़ी देर के लिए लाइट अप करेगा, या रेजिस्टर थोड़ी देर के लिए हीट अप होगा, या एलईडी थोड़ी देर के लिए ग्लो करेगी, और इवेंचुअली जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर खत्म हो जाएगा तो वो करंट भी फ्लो करना रुक जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, मतलब कैपेसिटर को बैटरी के अक्रॉस लगा के चार्ज किया जा सकता है और फिर कैपेसिटर को लोड के अक्रॉस लगा के डिस्चार्ज किया जा सकता है। यूजुअली आपने देखा हुआ है कि क्वेश्चंस में क्या होता है कि कैपेसिटर एक टू वे स्विच के साथ कनेक्ट हुआ होता है। एक तरफ स्विच को मूव करते हैं तो वो बैटरी के साथ कनेक्ट होकर चार्ज होने लग जाता है, दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट होकर डिस्चार्ज होने लग जाता है। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं Q upon V से। If you're talking about a parallel plate capacitor, if you're just talking about capacitance in general, then you just define capacitance as Q upon V and you don't mention anything further. You just say charge stored per unit voltage या per unit potential difference. That's the definition of 1 mark. लेकिन अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ रही है 2 मार्क की और स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफाइन करो, तो आपने कहना है चार्ज ऑन वन प्लेट या ईच प्लेट, ठीक है, and potential difference between the two plates, that's what you have to mention। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट होता है कूलम, इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। कूलम पर वोल्ट्स जो है वो असल में जो यूनिट नया बनाते हैं उसको हम कहते हैं फेरेड, जो कि कैपेसिटर का यूनिट है। कैपेसिटर का यूनिट फेरेड जो है, 1 फेरेड असल में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ज्यादातर जो आप कैपेसिटेंस देखोगे वो वैल्यू माइक्रो फेरेड्स में आपको नजर आएगी, यानी कि 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो आप चार्ज भी माइक्रो कूलम्स अक्सर क्वेश्चन में, करंट माइक्रो एम्पेयर्स और कैपेसिटेंस माइक्रो फेरेड्स में निकाल रहे होगे। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, एक स्फेयर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ है। तो उस कंडक्टिंग स्फेयर के मेटल सरफेस पे जो इतना सारा चार्ज स्टोर हुआ है, तो उस कंडक्टिंग स्फेयर की भी कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, और वो जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज is kq upon r, where r is the distance from the center, so it's basically the radius of the sphere. q is the charge stored on the surface of the capacitor। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। इसमें आप v की जगह यहाँ पे kq upon r सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला q और ये वाला q कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा r upon k। कल आपने पढ़ा था k जो होता है 1/4πε0 होता है। तो जब आप कैपेसिटेंस को दोबारा से सब्जेक्ट बनाओगे, c को सब्जेक्ट बनाओगे और रीअरेंज करोगे फॉर्मूला को, तो वो आ जाएगा 4πε0r। अब पता ये चल रहा है कि एक स्फेयर जो है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू एसेंशियली बस उसके रेडियस पे डिपेंड करती है, राइट? क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो जितना बड़ा स्फेयर होगा वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, मतलब वो उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस है। 1 मिनट होल्ड करो, मैं दोबारा आता हूँ वापस कंटिन्यू करके। तो भाई ये है स्फेयर की कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन, जो कि इवेंचुअली उसके रेडियस पे ही डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा स्फेयर होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, उतना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। और हम कुछ भी नहीं कर रहे, पोटेंशियल के अंदर जो Q वाला पार्ट है उसके अंदर Q इज इक्वल टू CV को पहले जो है वो हम यहाँ पे, सॉरी V वाला जो पार्ट है, V वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये KQ ओवर R सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और फिर ये वाला Q कैंसिल करवा के फिर K की जगह 1/4πε0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हम कंबाइंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। शॉर्ट जवाब ये है कि अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो C1 + C2 + C3 से आएगी। सिंपल। सो जितने ज्यादा कैपेसिटर पैरेलल में होंगे ओवरऑल कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होंगी। और अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, सपोज करो 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 कैपेसिटर्स है सीरीज में C1 C2 C3, तो उनकी ओवरऑल कैपेसिटेंस आएगी
इस तरह, जैसे कि पैरेलल में रेजिस्टेंस निकलता था। याद रखो कि सीरीज में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू से छोटी होगी, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। दिस इज कॉमन सेंस, बट दिस द एक्सप्रेशन डजंट टेल इट टू यू इमीडिएटली, बट यू शुड रिमेंबर इट। ये स्पेशली याद रखना, मैंने यहाँ पे स्टेरिक किसी वजह से बनाया। अच्छा, इस पूरी बात की डेरिवेशन भी आप पढ़ते हो, डेरिवेशन को आसान करके जल्दी से पढ़ते हैं, डेरिवेशन आती भी है तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर चार्ज जो है वो तीनों का आप अलग अलग एडअप कर सकते हो। तो चार्ज की इक्वेशन लिखोगे Q1 Q2 Q3 तीनों पे जो चार्ज हो रहा है वो ओवरऑल टोटल चार्ज के बराबर होगा। पैरेलल में चार्ज जो है वो टोटल किया जा सकता है, लेकिन वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम होता है। तो चार्ज की इक्वेशन लिखोगे, तीनों का चार्ज इस तरह लिखा जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C1V C2V C3V। देखो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर C अलग है, Q और Q अलग है, लेकिन जो V है वो तीनों में V ही लिखा हुआ है। सेम V क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज तीनों के अक्रॉस वोल्टेज V बराबर ही होगा। कोई अलग से टोटल वोल्टेज 3V ऐसा कोई सीन नहीं है, बस टोटल वोल्टेज भी V है, तीनों का अपना इंडिविजुअल वोल्टेज भी V है। तो ये जो C1V C2V और C3V है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, देख रहे हो। अब इधर भी V कॉमन लिया और इधर भी V कॉमन लिया और ये V और V कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ये हो गई पैरेलल की आपके पास सब डेरिवेशन। अब सीरीज की डेरिवेशन में क्या है कि सीरीज की डेरिवेशन में वोल्टेज तीनों का एडअप होता है। ये V1 V2 V3 तीनों का वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो वोल्टेज को टोटल करोगे, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल वोल्टेजेस, लेकिन चार्ज जो है वो तीनों पे सेम होगा। वहां पे क्या था बेटा, चार्ज टोटल किया था, वोल्टेज सबका सेम था। यहाँ पे वोल्टेज टोटल किया है, चार्ज सबका सेम है। तो हमने V1 V2 और V3 और जो टोटल V है इन सबकी एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V को रीअरेंज करो, V इज इक्वल टू Q अपॉन C बनता है। अब यहाँ पे नोटिस करो V1 V2 V3 अलग अलग लिखे हुए, C1 C2 C3 अलग अलग लिखे हुए, लेकिन Q और Q तीनों सेम Q के लिख रहा हूँ, क्योंकि Q जो है वो अलग अलग नहीं है, सबका एक ही Q है। तो Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3, और सिंपली टोटल जो Q है वो सबके इंडिविजुअल Q के बराबर होगा। तो Q अपॉन C टोटल कैपेसिटेंस यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। अब हुआ ये कि आपने जब यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाई Q अपॉन C और यहाँ पे Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3 के अंदर Q को कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इधर और इधर Q को कैंसिल लिया, कॉमन लेके राइट साइड पे फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गई कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं इस C को ऊपर ले जाके लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पावर -1 लगा दूंगा, जो कि मैंने लास्ट स्टेप में कर दिया है। तो ये बेटा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेरिवेशन स्किप कर दोगे। हर 2 क्वेश्चन छोड़ के तीसरे क्वेश्चन में डेरिवेशन आ रही होती तो हाई चांस है आपको पता हो। ये भाई समरी है रेजिस्टेंस और उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस जैसे होता है उस तरह सीरीज में कैपेसिटेंस होती है, वाइस वर्सा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये सारी समरी है, आप पढ़ चुके हो, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स है हमने क्लास में सॉल्व की थी, ठीक है। सो वी आर नॉट गोना गो थ्रू दीस एग्जांपल्स, ये चैप्टर के बस कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने के लिए पढ़ी थी, ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको आप अगर V वर्सेस Q का ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ से आप एनर्जी निकाल सकते हो, बट यू विल नोटिस दैट द एरिया इज आल्सो अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो आप हाफ QV यहाँ पे लगा सकते हो, अगर इसकी वैल्यू जो भी है और इसकी वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे डालो। और अगर आप Q इज इक्वल टू CV आपको याद है तो यहाँ पे फर्दर जब CV सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाफ CV स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूज हो रहा होता है। अगर आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता है और उसके अक्रॉस वोल्टेज पता है तो हाफ CV स्क्वायर से भी आप कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो ऐसे निकाल लो, एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपीजियम बनेगा, मतलब इनिशियली उसके अक्रॉस वोल्टेज था लेट सपोज 3 वोल्ट्स का और बाद में वोल्टेज था लेट सपोज 6 वोल्ट्स का, ठीक है। और शुरू में इतना चार्ज स्टोर्ड था और बाद में इतना चार्ज स्टोर्ड है। अब वन वे इज टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ यूजिंग द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम, राइट, और अदर वे इज टू जस्ट यूज द फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर वंस एंड देन हाफ CV स्क्वायर ट्वाइस। इसमें V1 और V2 अलग अलग होंगे, और जब इसके अंदर आप हाफ C को कॉमन ले लोगे तो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर आपने ब्रैकेट में डाल दिया। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना कि कॉमन मिस्टेक ये है कि यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं बच्चे, और ये बहुत फजूल मिस्टेक है, ये नहीं करनी है आपने। अलग अलग इनका स्क्वायर है,
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, डिफरेंस का स्क्वायर नहीं लेना, अलग अलग दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना। ठीक है, तो इस तरह आप कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर जो कि न्यूली एडेड टॉपिक है, इसके अंदर हम यूजुअली टाइम रिलेटेड क्वांटिटीज निकाल रहे होते हैं। जब एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैपेसिटर है, उसको आप एक लोड के अक्रॉस लगा रहे हो, और जब ये स्विच क्लोज करोगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर जितनी देर में डिस्चार्ज करेगा और जल्दी डिस्चार्ज करेगा या स्लो डिस्चार्ज करेगा, उसका हमारे पास एक ग्राफ है। उस ग्राफ की शेप होती है एक्सपोनेंशियल डिके वाली, जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रेट ऑफ डिके वाले क्वेश्चंस करते हो, राइट। जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के अंदर जो उनके एब्जॉर्प्शन वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल वही इक्वेशन यहाँ पे भी यूज होती है। अब ये जो ग्राफ है ये तीनों चीजों का बन सकता है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी कम होगा जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर भी कम होगा जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा। ग्राफ सारे वर्सेस टाइम है, और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो भी एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज होगा। ये तीनों ग्राफ एक ही इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, और उस इक्वेशन को ऐसे आप लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे वोल्टेज या चार्ज या करंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स की जगह अगर आप इधर इनिशियल चार्ज डाल रहे हो तो यहाँ पे फाइनल चार्ज डाल दो, यहाँ पे इनिशियल करंट फ्लो जो कर रहा है वो डाल दो तो यहाँ पे फाइनल करंट डाल दो, यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज डाल रहे हो तो यहाँ फाइनल वोल्टेज डाल दो। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टाइम, जो एक्चुअल टाइम पास कर रहा है, कितनी देर में कैपेसिटर, मतलब अगर लेट सपोज हम पूछते हैं 5 सेकंड बाद, अगर इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था 12 वोल्ट का, तो 5 सेकंड बाद कितना वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे 5 डालोगे ना, 5 सेकंड टाइम की वैल्यू डालोगे, माइनस साइन को नहीं भूलना, और अपॉन लिखा हुआ है सी आर। अब ये जो सी आर है इसका ये सिंबल होता है, सी आर एसेंशियली एक क्वांटिटी के बराबर है जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू नहीं है, सर्किट की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटेंस सी है और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो सी और आर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस सर्किट का आ जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टाइम टेकन फॉर द पीडी चार्ज और करंट, इनिशियल पीडी चार्ज और करंट, टू डिक्रीज टू 1/e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसकी डेफिनेशन कौन सी दूसरी डेफिनेशन से सिमिलर लग रही है आपको, जो आपने किसी और चैप्टर में पढ़ी हुई है, कौन सी डेफिनेशन से रिजेंबल कर रही है डेफिनेशन, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करो ना, बताओ। हाफ लाइफ किसी भी सैंपल की जो होती थी, जो आप कौन से चैप्टर में पढ़ते थे, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, रेडियो एक्टिव डिके के अंदर आप हाफ लाइफ पढ़ते थे। लेकिन ओके हफ्सा, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, रेजिस्टेंस इन द सी आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन कैपेसिटर। एक मिनट रुक जाओ, कैपेसिटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज कह लो या पैरेलल कह लो, अब इसको जैसे मर्जी कह लो, तो एक ही बात है। बट ये जो रेजिस्टर है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये उसका रेजिस्टेंस है बेटा, और जो सी है वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, और जो भी यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, बट इट कुड बी एनीथिंग, राइट। इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस भी इस रेजिस्टेंस के अंदर ही शामिल है, बट वायर का अपना रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है बेटा, ये जो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है। सो सी ये है और आर ये है, इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब आपने हाफ लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी हुई, टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे 1/2 नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज, इनिशियल चार्ज या इनिशियल करंट की वैल्यू आधी नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, ई से डिवाइड हो रही है। तो अगर इनिशियल वैल्यू है वी नॉट, तो एक टाइम कांस्टेंट, यानी कि एक, जैसे आप उसमें बोलते थे एक हाफ लाइफ गुजर गई, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर जब टाइम गुजरेगा तो वैल्यू वी नॉट अपॉन ई या क्यू नॉट अपॉन ई हो जाएगी, या फिर आई नॉट अपॉन ई हो जाएगी। अब दूसरा सवाल, इसका दूसरी बात का जवाब मुझे कौन बताएगा। अगर मैं कहता हूं कि अब टाइम गुजर गया है 2 टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होगी। इसके लिए कोई एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, सोच समझ के लिखोगे, सबसे गलत है थोड़ा सा इसमें।
कंफ्यूजन है, कभी इसको ठीक करते हैं। एक चीज को 2 दफा ई से डिवाइड करने का क्या मतलब है? एक चीज को 2 दफा ई से डिवाइड करने का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर में 2 दफा ई आ रहा है। अब आप लोग सब एक ही गलती कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हो डिवाइडेड बाय 2e। 2 दफा ई से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि 2e हो जाएगा, बल्कि इनिशियल वैल्यू अब 2e से नहीं डिवाइड हो रही, ई से 2 दफा डिवाइड हो रही है, मतलब ई के स्क्वायर से डिवाइड हो रही है बेटा। समझ आ रही बात? और जब 3 टाइम कांस्टेंट गुजर जाएंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डज दैट मेक सेंस? समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर? तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन और टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाय द वे टाइम कांस्टेंट के नाम में टाइम आ रहा है, इस बात को रियलाइज करना कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, फेरेड्स के और ओम्स के जो भी एसआई यूनिट्स हैं आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एंड में पता चलेगा कि इसका तो बेस यूनिट जो है सिंपल सेकंड्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो भाई जितना बड़ा रेजिस्टर होगा और जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, राइट, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करे, उतना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा, और जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना स्लो डिस्चार्ज होगा भाई, और जितना छोटा टाइम कांस्टेंट होगा उतना क्विक डिस्चार्ज होगा। रिमेंबर दैट, कीप दैट इन माइंड। सो छोटा रेजिस्टर लगाने से डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, बड़ा रेजिस्टर लगाने से डिस्चार्ज देर से होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको अक्सर ये टाइम की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, या सी की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, या आर की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसे में आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए दोनों साइड पे ln लगाते हो। अब आई होप यू हैव डन दिस 100 टाइम्स विद दीज इक्वेशंस, सो यू नो कि ln कैसे लगाना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है। बट स्टिल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इन एग्जाम्पल नोट्स के अंदर, एग्जाम्पल हुई भी है, देखो ln लगा के सॉल्व किए हुए हमने, एग्जाम्पल किए थे, यहाँ पे भी हुआ हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू देम टू रिवाइज दिस टॉपिक एज वेल। ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैंने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस करवाए थे काफी सारे, बट एडिशनली जो रीसेंट पेपर्स के अंदर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस आए थे वो भी करवाए हुए हैं आपको। जितने भी लेटेस्ट पेपर के डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। फेब 23 का पेपर, फेब 22 का पेपर, मई 22 का पेपर, अक्टूबर नवंबर 22 का पेपर, सारे जो क्वेश्चंस आए हैं जो भी स्पेसिमेन पेपर में, ऑल आई हैव डन। सो जो भी डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर का रीसेंट पेपर में सवाल है वो मैंने दिए हैं, मैंने करवाए हैं आपको। वीडियोस में हर जगह आपको, कहीं ईयरली की वीडियोस में, कहीं टॉपिकल की वीडियोस में आपको मिल जाना चाहिए विदाउट अ डाउट। ठीक है, आखिरी चैप्टर है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट्स का, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये करंट सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग है और ये वाले सारे के सारे डायरेक्ट करंट है। फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज में? डायरेक्ट करंट की वैल्यू को आपने, और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को नहीं देखना, डायरेक्शन जो है वो इसकी एक होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन किस पैटर्न में चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है वो एक अलग बात है, और जरूरी नहीं है कि डीसी हमेशा स्टेडी हो। यस, बट विद अ बैटरी एंड पावर सप्लाई यू विल गेट अ स्टेडी डीसी, बट डीसी कुड बी वेरिंग एज वेल। ये भी डीसी में ही काउंट होगा क्योंकि थ्रू आउट पॉजिटिव है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट वर्सेस टाइम या वोल्टेज वर्सेस टाइम के आपके सामने ग्राफ बने हैं। अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के पैटर्न्स देखें तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारा फोकस होता है साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट्स पे। साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है तो साइनोसॉइडल इक्वेशन को ओबे करेंगे, साइन की इक्वेशन। साइन की भी हो सकती है, कॉस की भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि 0,0 से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम साइन की बना लेते हैं। ठीक है, ये जो अंदर एंगल है ये रेडियन में चलेगा, रेडियन मोड में यूज किया जाए इस इक्वेशन को, अगर आप कर भी रहे हो कभी यूज तो बेहतर है। करंट की फ्रीक्वेंसी और करंट का पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल फॉर द करंट, ये होती है एक साइकिल, ये होती है 2 साइकिल। एक साइकिल इसको भी कह सकते हैं और इसको भी एक साइकिल कह सकते हैं। ये वोल्ट करंट का ग्राफ है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, एक ही बात है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में मेजर होती है। फ्रीक्वेंसी से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी निकाल सकते हो, जो कि 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड से भी निकाल सकते हो। आई नॉट और वी नॉट, और जिस क्वांटिटी के साथ भी ये छोटा सा नॉट लगा हुआ होगा ना, नॉट, तो वो समझ लो उसकी मैक्सिमम या पीक वैल्यू है। तो ये जो पीक वैल्यूज हैं ये आई नॉट है, और यहाँ पे जो पीक वैल्यूज हैं ये वी नॉट है। ठीक है, ये रही साइनोसॉइडल इक्वेशन जो करंट और वोल्टेज ओबे करते हैं। पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राफ, साइन, ओमेगा, और ये टी जो है ये वेरिएबल है। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ओमेगा और एम्पलीट्यूड है।
एम्पलीट्यूड यहाँ से मिल जाता है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो लेट सपोज अगर ये 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 साइन, ठीक है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कैसे आती है? ओमेगा की वैल्यू 2πf या 2π/t से आती है। ग्राफ में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मिली सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0003 सेकेंड्स। फिर आप करोगे 2π/0.003, इससे आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी ओमेगा की वैल्यू आएगी वो यहाँ फिट हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको 2πft करके भी लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह 2πf करके भी लिखा हुआ है। वोल्टेज की इक्वेशन के साथ भी सेम सीन है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ देख के इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और इक्वेशन देख के ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? या इंफॉर्मेशन रीड करके इक्वेशन कंप्लीट करनी आनी चाहिए, और इक्वेशन को देख के इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी हुई है कि पीक वोल्टेज क्या है, आरएमएस वोल्टेज क्या है, वो आपको निकालना आना चाहिए। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है, साइनोसॉइडल करंट की जो मीन वैल्यू होती है वो 0 होती है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एक सिंगल साइकिल के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू है जितने टाइम के लिए, और जो यहाँ पे वैल्यू, वो बराबर है। तो ओवरऑल प्लस माइनस बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए, 0 काउंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी जो एवरेज पावर है वो 0 नहीं होती। देखो मेरे घर में 90% जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रही हैं, और पावर मिल रही है तो चल रही है ना यार, उनको 0 पावर तो नहीं मिल रही। ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू में कह रहा हूँ 0 है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की मीन वैल्यू में कह रहा हूँ 0 है, बट पावर या एनर्जी मिल रही है ना। मेरे घर, मेरे छत पे जो पंखा लगा हुआ है, मेरा जो एसी चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं, बल्ब चल रहे हैं, घर पे मोटर चल रही है, हर चीज जो चल रही है वो एसी पे चल रही है, उनको पावर मिल रही है ऑन एवरेज, तभी तो वो चल रहे हैं, तभी तो मेरे घर पे बिल आ रहा है। अगर मैं मीन पावर 0 यूज कर रहा होता तो मेरे घर पे बिजली का बिल किस बात का आता? तो मीन पावर 0 नहीं होती ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब वो मीन पावर जो है वो 0 क्यों नहीं होती, इस बात को समझो। पावर के लिए आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है I²/R। एएस में पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन, ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, सो यू नो व्हाट दिस इज। दिस इज द करंट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। आई की ये एक्सप्रेशन है, साइन थीटा का ये ग्राफ होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ये होता है। जाहिर सी बात है, आई को स्क्वायर करके यहाँ डाल लेना, तो साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। नाउ यू कैन सी दैट इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो मीन वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। पावर का जो ग्राफ है वो 0 नहीं हो सकता। पावर का जो ग्राफ है, क्योंकि वो यूं बनेगा, या आई स्क्वायर का ग्राफ यूं बनेगा, तो आई स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, दैट्स वाई पावर 0 नहीं हो सकती। आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब होता है? आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन पहले पढ़ लो। ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू वो होती है कि अगर मेरे पास एक डीसी करंट होता, डायरेक्ट करंट होता, और डायरेक्ट करंट की कुछ ऐसी वैल्यू होती है कि उसमें एक रेजिस्टर के अक्रॉस उतनी ही एनर्जी, उतनी ही पावर डिसिपेट हो रही है जो एक मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट डिसिपेट कर रहा है। So that value of the DC current will be equal to the RMS value of my voltage. Now the explanation sounds very convoluted every time I say it. Every time I say it out loud, तो कभी it never comes out right. बहुत convoluted लगती है explanation. तो इसको जरा सर्किट को देख के सिंप्लीफाई करते हैं। देखो दो सर्किट है, आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों सर्किट आइडेंटिकल है। एक में ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई लगी हुई है और एक में डायरेक्ट करंट की सप्लाई लगी हुई है, डीसी पावर सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। आपके पास एक एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। एम मीटर और वोल्ट मीटर से आप करंट और वोल्टेज निकाल के P = VI करके पावर निकाल सकते हो। सपोज करो 30 वॉट की पावर, 30 वॉट की मीन पावर यहाँ पे, 30 वॉट की मीन पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, सही मान लेते हैं। अब सारी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारी बैटरीज रखी हुई हैं यहाँ पे, इधर लगाने के लिए मेरे पास बहुत सारे बैटरीज के ऑप्शन है। मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ, 10 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ, 20 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ, मैं बहुत सारी बैटरीज लगा सकता हूँ। वही सेम रेजिस्टर है, सब कुछ है, लेकिन मैंने वो वाली बैटरी लगानी है, मैंने वो वाली बैटरी लगानी है ताकि जो मेरी पावर डिसिपेट हो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वो उतनी हो जो इतने इसके अक्रॉस डिसिपेट हो रही थी ऑन एवरेज। तो इसके अक्रॉस अगर 30 वॉट्स की पावर डिसिपेट हो रही थी, लेट सपोज, तो मुझे यहाँ पे भी 30 वॉट्स की ही पावर डिसिपेट करवानी है। तो अब जो यहाँ पे वोल्टेज होगा ना, इस सप्लाई का मतलब इसके अक्रॉस जो डीसी वोल्टेज होगा, डायरेक्ट वोल्टेज जो होगा, उसकी वो वैल्यू जिसपे सेम पावर डिसिपेट होती है,
वो इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, होपफुली अब जिस तरह मैंने इसको बोला है शायद आपको समझ में आ रही हो, बट मुझे हमेशा इसको एक्सप्लेन करना बड़ा अजीब लगता है ऑनेस्टली, बहुत कॉन्वोल्यूटेड सी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो जब आप याद करने जाए डेफिनेशन को, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसको वर्ड टू वर्ड याद करो। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करो। बट जब उसके आप एक्सप्लेनेशन के लिए जाओ तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर द टू सर्किट्स टुगेदर। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों सर्किट्स में सेम पावर डिसिपेट हो रही है, इसका मतलब इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो इस डीसी वोल्ट बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू के बराबर है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस करंट भी होता है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वोल्टेज होता है। ठीक है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं? जब आपके पास एक ग्राफ होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो वहां की पीक वैल्यू लेते हैं और उसको √2 से डिवाइड कर देते हैं। पीक वोल्टेज लेते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, अब पावर आपको दो तरह की निकालनी पड़ सकती है, पीक पावर या मीन पावर। पावर के आपने तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये आप एएस में पढ़ के आते हो। अगर आपने पीक पावर निकालनी है तो आप करंट की और वोल्टेजेस की पीक वैल्यू यूज कर रहे हो। ये वही फॉर्मूलाज हैं, बट यू कैन सी एवरीवेयर आई यूज द करंट एंड द वोल्टेज, आई यूज देयर पीक वैल्यूज। एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मीन पावर, तो मैंने वैसे मीन के लिए ये वाला सिंबल भी यूज होता है आपकी फॉर्मूला शीट में, मैंने शायद मीन के लिए ये सिंबल यूज किया। आपको याद होगा हम आइडियल गैस वाले चैप्टर में या काइनेटिक मॉडल वाली इक्वेशन में मीन के लिए ऐसा साइन बनाते, बट मीन के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला साइन यूज किया हुआ है फॉर सम रीजन। एनीवेज, तो भाई अगर मीन पावर निकालनी है तो फॉर्मूलाज तो वही है, ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे आरएमएस वैल्यूज यूज हो रही है वोल्टेजेस की। ठीक है, रेजिस्टर की वैल्यू जो होती है वही होती है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मीन पावर यूज आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, फॉर एनी ऑफ द थ्री फॉर्मूलाज, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पीक पावर यूज द पीक वैल्यूज ऑफ द करंट एंड वोल्टेजेस। एक बात और याद रखें, ये डेरिवेशन प्लीज सही से रिवाइज करना, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मीन पावर और पीक पावर की कोई सी भी तीनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो या इसको इससे कंपेयर कर लो, उसमें एंड में प्रूव ये होगा, उसके अंदर आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्रूव ये होगा कि पीक पावर मीन पावर से 2 गुना ज्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स, मीन पावर पीक पावर से आधी होती है। ठीक है, प्लीज ये बात याद रखिएगा। रेक्टिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब पहले आप पढ़ते हो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है? बड़ी सिंपल, ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, ये मेरा लोड है रेजिस्टर, और इसके अक्रॉस जो जाहिर सी बात है जो वोल्टेज होगा वो ऑल्टरनेटिंग होगा। तो रेक्टिफिकेशन से पहले तो यही साइनसोइडल वोल्टेज मुझे मिलेगा। सपोज कर लो मैंने अभी अपना ऑसिलोस्कोप कनेक्ट किया हुआ है। ऑसिलोस्कोप क्या करता है? वोल्टेज वर्सेस टाइम का मुझे ग्राफ बना के दे देता है। अब ये है बिफोर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन करने के बाद क्या होगा और रेक्टिफिकेशन हो कैसे रही है? रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेमीकंडक्टर डायोड लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसलिए पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है। इफ आई एम अज्यूमिंग ये वाला करंट पॉजिटिव है तो ये वाला करंट अलाउड है। लेकिन जब करंट की दूसरी सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में जब करंट यूं फ्लो करने लगेगा तो डायोड से फ्लो करना ही नहीं देगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। तो ये करंट फ्लो कर सकता है, ये करंट नहीं फ्लो कर सकता, फिर ये करंट फ्लो कर सकता है, ये नहीं फ्लो कर सकता। अब टेक्निकली ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है, दिस इज कन्वर्टेड टू डीसी, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट्स अ पल्सेटिंग डीसी और इसमें आधी पावर ज्यादा हो रही है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का अगर डिसएडवांटेज पूछे तो बताना भाई आधी पावर तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, डायोड अपना रेजिस्टेंस हाई करके करंट को फ्लो ही नहीं करने देता, तो वो आधी पावर तो जाया हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसके अंदर अगर आपने डायोड को उल्टा करके लगाया होता, डायोड ऐसे लगा दिया होता, तो अब इस डायरेक्शन में नेगेटिव करंट आप कह लो, इसको नेगेटिव अगर मान रहे हो तो नेगेटिव मान लो, और फ्लो कर सकता है तो करंट, तो ये वाला पॉजिटिव करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, ये वाला फ्लो कर सकता है, ये वाला फ्लो नहीं कर सकता, ये वाला फ्लो कर सकता है। तो बेसिकली जो तीनों ग्राफ हैं, इफ यू लुक एट देम टुगेदर एंड इफ यू लुक एट द सर्किट डायग्राम टुगेदर, इट ओनली मेक्स सेंस देन, राइट? इट ओनली मेक्स सेंस देन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ आधी एनर्जी यूटिलाइज करता है, बाकी एनर्जी वेस्ट कर देता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम ब्रिज रेक्टिफायर से के थ्रू करते हैं। इट्स मेड अप ऑफ 4 डायोड्स एंड द डायोड्स आर कनेक्टेड इन अ डायमंड शेप टुगेदर विद ईच अदर। डायोड्स की डायरेक्शन या तो हमेशा सबकी इस तरफ होगी, if you're looking at the diodes and from your perspective it would seem like ये डायरेक्शन ये यूं फेस कर रही है, यूं फेस कर रही है, यूं फेस कर रहा है, यूं फेस कर रहा है, तो ओवरऑल मैं कहूंगा मेरा पूरा ब्रिज रेक्टिफायर इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है।
अब इन सब की डायरेक्शन में अगर मैं उल्टी कर दूंगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज ये यूं फेस करे, ये वाला यूं फेस करे, ये वाला यूं फेस करे और ये वाला यूं फेस करे, तो मेरा डायोड ओवरऑल इस डायरेक्शन में फेस कर सकता है। बट और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं अपने सारे डायोड्स जो है उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेस करवा सकता हूँ या नीचे की तरफ फेस करवा सकता हूँ। सो जिस डायरेक्शन में सारे डायोड्स फेस कर रहे होते हैं वो आपके इनपुट आउटपुट टर्मिनल आई गेस होते हैं। अभी देखते हैं डायग्राम को। तो ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। इस ब्रिज रेक्टिफायर को किसी तरह इस सर्किट के अंदर फिट करना है ताकि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो सके। अभी तो इस सर्किट के अंदर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। सो द ऑसिलोस्कोप इज गिविंग मी अ ग्राफ लाइक दिस। आई वांट टू रेक्टिफाई दिस वोल्टेज समहाउ, बट अब मुझे फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए, मतलब मुझे इसको वेस्ट नहीं करना ये वाली साइकिल को। ठीक है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर किसी तरह इस डायग्राम के अंदर फिट करना है। कैसे फिट होगा, ये कैसे फिट किया मैंने, नोटिस करो जरा, दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो स्लोली, सुकून से देखो मैंने कैसे ब्रिज रेक्टिफायर को इसके अंदर फिट किया। एक मिनट जरा होल्ड करें, आ रहा हूं मैं। हाँ भाई, तो सीखना क्या था आपने कि इस सर्किट के अंदर ये रेक्टिफायर कैसे फिट हुआ है। देखो भाई, मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको ABCD का नाम दिया है, A B C और D। मैंने क्या, और मैंने जो रेक्टिफायर्स हैं उनको नंबर किया है 1 2 3 4। अपनी मर्जी से आप इनको जैसे मर्जी नंबर कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको कुछ इस तरह फिट किया है कि ये मेरा है लोड, इसको जो करंट मिलेगा वो मेरा आउटपुट होता है, इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज होगा उसे मैं वी आउट कहता हूँ, आउटपुट कहता हूँ। सो द सी द this terminal and this terminal, these two are going to be used as my output terminals, going to be used as my output terminals। ठीक है, तो इसको मैंने किसी तरह ऐसे कनेक्ट करना है कि मेरे आउटपुट के साथ कनेक्टेड हो, और ये वाले जो दोनों टर्मिनल है ना, इनको मैंने किसी तरह कनेक्ट करना है अपने इनपुट से। क्या बात कर रहा हूं, ये और ये कनेक्ट होने चाहिए मेरे पावर सप्लाई से। अभी ये जो बाय डिफॉल्ट सबसे कॉमन डायग्राम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बट दिस गेट्स फ्लिप्ड एज वेल एज यू सी द क्वेश्चंस। और ये जो है इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने आउटपुट से। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने ब्रिज किया है, ब्रिज बनाया है, जंप लगाई, एक वायर दूसरी वायर के ऊपर से गुजर रही है, दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो देखो यही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे ABCD की डेफिनेटली गलती हुई है, यहाँ पे पहले मैंने इसको B लिखा हुआ था, इसको मैंने B लिखा हुआ था और इसको C लिखा हुआ था, बाद में चेंज हो गया। खैर, अब आप लोग के पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो मैं इसको चेंज वेंज नहीं कर रहा है, ABCD से इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा पोजीशन का पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपके पास। तो समझ में आई ये कैसे कनेक्ट हुई। दिस एंड दिस आर कनेक्टेड टू द आउटपुट एंड दिस एंड दिस आर कनेक्टेड टू द इनपुट। अब बात सारी ये है कि पहले जो है वो रेजिस्टर R के अंदर पहली आधी साइकिल में करंट फ्लो करता था, दूसरी साइकिल में करंट फ्लो ही नहीं करता था। अब दोनों हाफ ऑफ द साइकिल में करंट फ्लो करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब आपका करंट क्योंकि रेक्टिफाई हो जाएगा, तो रेक्टिफाई होने का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा ही नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल, थिंक अबाउट दिस। देखो, सपोज कर लो कि ये मेरी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में जाहिर सी बात है कभी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करता है और ये नेगेटिव की बिहेव करता है, और जब साइकिल का सेकंड हाफ आएगा तो ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। फिलहाल इस सिचुएशन को लिखते हैं। तो कन्वेंशनल करंट यहाँ से फ्लो करेगा, पॉइंट ए से अब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा या यहाँ पे फ्लो करेगा, ऑब्वियसली करंट यहाँ से जाएगा क्योंकि ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब इसमें से करंट फ्लो कर सकता है।
अब पॉइंट सी पे आ गया, अब करंट यहाँ तो जा नहीं सकता, इसमें से अलाउ ही नहीं करंट, तो करंट यहाँ जाता है, आर से यूं फ्लो करता है. सो फॉर मी दिस इज मेकिंग द पॉजिटिव टर्मिनल फॉर आर, राइट, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन भी बनाया हुआ है. यहाँ पे भी अक्सर प्लस साइन बनाने का, यहाँ पे पी लिखने का बोलते हैं कि जिधर पी लिख दें, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है आर का. बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है. तो यहाँ पे पी लिखना होता है, यहाँ पे प्लस साइन बनाना होता है, यहाँ पे माइनस साइन बनाना होता है, ये यहाँ पे प्लस माइनस साइंस बनाने होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो करंट आर में यूं फ्लो कर रहा है. अब बात सारी है कि करंट वापस कैसे जाएगा. वेल, करंट यूं जाएगा ऐसे करके. अब यहाँ से करंट दोबारा ए में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आया था करंट, तो दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल में तो नहीं जा सकते ना सप्लाई के, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और इधर चले जाएगा. तो करंट कैसे फ्लो हुआ, फॉलो करो. ऐसे 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 ये करंट फ्लो करेगा. ठीक है. अब कहानी सारी है कि ये था फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल. अब जाहिर सी बात है साइकिल का सेकंड हाफ भी आएगा, ये वाला करंट एज इट इज फ्लो कर जाएगा. बट अब इस वाले करंट का क्या बनेगा, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं. अब देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया. अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, पॉइंट बी पे आएगा. पॉइंट बी के बाद करंट जाहिर सी बात है इधर से पास करेगा, इधर से पास करने के बाद यूं पास करेगा. और मजे की बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, कि आर के अक्रॉस अभी भी वही पोलैरिटी है. So this makes up the positive terminal for R. This makes up the negative terminal, and the current flows downwards for R. So current R में अभी भी same direction में flow कर रहा है. तो R में पहले half of the cycle में भी यूं current flow कर रहा था, और second half of the cycle में भी current यूं ही flow कर रहा है, यूं नहीं flow कर रहा. तो ये क्या हो गया, full wave rectification हो गई. अब ये एक cycle के बराबर है, और असल में alternating current यूं था, उसकी cycle ये थी. अब ये मेरी एक cycle के बराबर है. रिमेंबर, ये एक cycle के बराबर है और ये दूसरी साइकिल है. टोटल ये दो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी साइकिल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना. तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव मार्क करने के लिए आता है, वो आपको करना आना चाहिए. ठीक है. अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि आर के अंदर करंट यूं ना फ्लो करे बल्कि यूं फ्लो करे. कौन जीता मुझे बता सकता है? क्योंकि ये मैंने, मुझे याद है ओरिजिनल लेक्चर में ही आपके साथ सारी सिनेरियोज डिस्कस किए थे. Who can tell me कि अगर मैं चाहता हूं कि आर के अंदर करंट यूं ना फ्लो करे बल्कि हमेशा यूं फ्लो करे, मेरा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर यही काम करे बट मेरा ग्राफ यूं बने. What can I do to the bridge rectifier? How can I change the circuit up so that the current from R flows in this direction? What can I do? क्या किया जा सकता है? सारे डायोड्स को उल्टा करके लगा दें. सारे डायोड्स को उल्टा करके लगा दें. आई होप दैट्स द राइट आंसर. मुझे खुद थोड़ा सा भूला हुआ है, बट मैंने ये सिनेरियो आपके साथ पास्ट पेपर्स के अंदर डेफिनेटली डिस्कस किए थे. यस, यू आर राइट. सारे डायोड्स उल्टे करके लगा दो. तो अभी ये सारे डायोड लगे हुए यूं, इसको यूं के बजाय यूं लगा दो, इसको यूं लगा दो, इसको यूं लगा दो, इसको यूं लगा दो. तो ओवरऑल अभी पूरा ब्रिज रेक्टिफायर यूं फेस कर रहा है. इस पूरे ब्रिज रेक्टिफायर को यूं कर दो. अब करंट हमेशा इसमें से यूं फ्लो करेगा. दिस विल मेक अप द पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज, एंड यू कैन ट्राई दिस. अब ये आप जाहिर सी बात है मैं कितने ऑल्टरनेटिव बना सकता हूँ नोट्स में, सो ये आप खुद प्रैक्टिस करके या डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस के अंदर देख के चेकआउट कर सकते हैं. एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं. अब मोस्ट कॉमनली जो मैंने सर्किट बनाया पास्ट पेपर में, ऐसे ही सर्किट आता है कि ये वाला जो है ये आउटपुट टर्मिनल्स के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं, और ये दोनों, सो डी एंड सी आर बिहेविंग एज आउटपुट टर्मिनल्स, and A and B over here are behaving as input terminals because they are connected to the input. But sometimes what happens is कि ये इससे कनेक्ट हुआ होता है. डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ये जो है यहाँ पे ब्रिज बना के इसको इससे कनेक्ट किया हुआ होता है. ठीक है. तो ऐसे भी डायग्राम्स हैं. जस्ट नीड टू ओपन अप द टॉपिकल फाइल जिसमें क्वेश्चंस तुम लोग को करवाएं, और तुम्हें नजर आएंगे ऐसे सर्किट्स जिसमें ये जो है ये आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, और ये वाले जो दो है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड है. ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहेवियर वही रहेगा. आप स्टेप बाय स्टेप डायोड्स को फॉलो करके करंट की डायरेक्शन यहाँ से यूं या यूं फिगर आउट कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं. ठीक है बेटा. अब रेक्टिफिकेशन होने के बाद, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, आपके पास जो डीसी आता है, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, पल्सेटिंग डीसी होता है, स्मूथ नहीं होता. उसको स्मूथ करने के लिए आप अपने आउटपुट लोड के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हो. जितना बड़ा कैपेसिटर लगाओगे या इसके साथ पैरेलल में जितने कैपेसिटर्स ऐड करते जाओगे,
उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना अच्छे ही ज्यादा स्मूथिंग होगी, उतनी अच्छी स्मूथिंग होगी। तो अब ऐसे आपको अक्सर बोलते हैं कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ होता, और वो कहते हैं कैपेसिटर बनाओ, तो आप कैपेसिटर बना देते होते हो। यार याद रखो, पैरेलल में बनाना, सीरीज में नहीं बनाना। तो दिस इज बिफोर रेक्टिफिकेशन, दिस इज आफ्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मैंने हाफ वेव वाला नहीं बनाया, एंड दिस इज आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्लस स्मूथिंग। वहां पे स्मूथिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पे स्मूथिंग हुई हुई है। और ये मैंने आप लोगों को बहुत तहम्मुल और सुकून के साथ एक्चुअल लेक्चर में इसको मैंने स्केच करके आपको दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्केच करके दिखाया था। एंड बिलीव यू मी, क्वेश्चंस आपने किए में ये आपको सही से एक्यूरेटली स्केच करने आने चाहिए। ये ग्राफ, ये मजाक मजाक में स्केच नहीं हुए हुए, ये सारे एक्सेस इसके बिल्कुल अलाइंड है, एंड यू शुड बी एबल टू डू दैट जब आपको एक ग्राफ की ग्रिड मिलेगी। ये बिल्कुल रफली नहीं बने हुए, ये बहुत एक्यूरेसी के साथ, खासतौर पर टाइम की एक्यूरेसी का बहुत हर जगह पे ख्याल रखना है। और इवन आपको इतनी हद तक डिटेल में जाने के, ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, और ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व है। ये क्यों है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व? हाउ डज अ कैपेसिटर डिस्चार्ज? जब ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करता है, तो आपने देखा था अभी पिछले चैप्टर में कि कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज करता है, इसलिए ये बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह बना हुआ है। तो इतनी डिटेल भी वो चेक करते हैं जब 3 मार्क का स्केच बनाना होता है। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है? तो ये देखो, ये छोटा कैपेसिटर है, और ये बड़े कैपेसिटर के साथ स्मूथिंग का इफेक्ट ज्यादा हो गया, लाइंस आर मच फ्लैटर नाउ। ऑलराइट, दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर। एक दिन में 3 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज हो गए। although we're not going through questions because I guess ये इतनी लंबी क्लास हो जाती है कि इसमें से कोई एक चीज ही हो सकती है, या तो मैं रिवाइज करवा सकता हूँ या पास ओवर करवा सकता हूँ। सो अगली क्लास में कौन से 3 टॉपिक करें, जरा मुझे आइडिया दे दो कोई चैट में अभी से, ताकि मैं जरा जहन में रखूँ क्या करना चाहिए अगली क्लास में रिवाइज। पिक एनी 3 चैप्टर्स इन योर हेड दैट आर आल्सो इंटर रिलेटेड काइंड ऑफ। तो अगर लेट्स सपोज न्यूक्लियर आप कह रहे हो, तो न्यूक्लियर के साथ क्वांटम का कॉम्बिनेशन बनता है, न्यूक्लियर क्वांटम, एंड प्रॉब्ली मेडिकल, बिकॉज मेडिकल, बट मेडिकल अभी हम रिसेंटली पढ़े थे, उसमें अभी भी सीटी स्कैन का एक लेक्चर रहता है, वो अगर मैं उसकी लाइव क्लास नहीं लूंगा तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। सो न्यूक्लियर क्वांटम कर सकते हैं अगली क्लास में। क्वांटम बहुत बड़ा है, ऑनेस्टली क्वांटम बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन होपफुली इसी तरह रवानी में चलते रहेंगे तो होपफुली 1.5 से 2 घंटे की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में न्यूक्लियर क्वांटम कर लेते हैं। बट देखो, थर्मल वाला जो सेक्शन है उसको ज्यादातर बच्चे इजी लेते हैं। यू कैन डू थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मनाल एक सब टॉपिक है, सो ऑब्वियसली दैट विल बी जस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। मैं जाहिर सी बात है पूरे दोनों चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो सके। फॉर डिटेल्ड लेक्चर्स ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स you should go towards go back to the original lectures and watch them properly। देखो, अब 4 दिन रह गए हैं मेरे ख्याल से, तो एक चीज जो मुझे पता है, मुझे अपने YouTube का बैकग्राउंड डेटा देख के पता चल रहा होता है, एनालिटिक्स देख के, कि आप वीडियो जो लाइव लेक्चर है उसको वापस देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल एंजॉय वाचिंग बैक। ठीक है, क्योंकि वो 10 मिनट की वीडियो नहीं है, क्योंकि वो 5 मिनट की वीडियो नहीं है, वो घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो है, और उसके अंदर मैं एक बात को एक्सप्लेन करते हुए 10 दफा रिपीट भी कर रहा होता हूँ, बैक एंड फोर्थ क्वेश्चनिंग भी होती है, देयर आर साइलेंसेस एज वेल इन बिटवीन। ठीक है, सो यू शुड यूज द वीडियो वेरी स्मार्टली, कि आप नोट्स से पढ़ो। दिस इज हाउ आई रिकमेंड, open the notes, read through the notes, and maybe try past paper questions as well for that same particular topic। So आपने कैपेसिटेंस पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, कैपेसिटेंस की एग्जांपल्स नोट्स में से देख ली, कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस पे गए, अब आप फंस रहे हो कहीं पे जाके, तो पहले तो देखो कि वही टॉपिकल, मैंने वो टॉपिकल जिस उस चैप्टर के जहाँ पे करवाया हुआ, क्या मैंने वही टॉपिकल क्वेश्चन करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ। अगर वो करवाया हुआ तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट ऑल्सो इफ यू आर रीडिंग थ्रू द नोट्स एंड इफ यू लेट सपोज डू नॉट अंडरस्टैंड कि यार ये सर ने यहाँ पे क्या एरोस बनाए हुए मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो जस्ट गो टू दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर ओनली, राइट, and then watch it 10 times if you want, watch it 2 times if you want, watch it at half speed, watch it at double speed। इस तरह लेक्चर को देखो, शुरू से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर देखने का कोई मकसद नहीं है। आप किसी सीजन की एपिसोड नहीं देख रहे, आपको जो चैप्टर में मुश्किल है और जिस पर्टिकुलर पार्ट में मुश्किल है बस वही जाके देख, बहुत है। ठीक है, आपको पूरा पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो जो यूज द लेक्चर इन दिस मैनर, दे आर मेंट टू बी यूज दैट वे। अगर मैंने 10-10 मिनट की बाइट साइज वीडियोस बनाई होती तो आप शुरू से एंड तक देख के वो आपको देखने में मजा भी आता है, बट ऐसी वीडियोस नहीं है, लाइव लेक्चर्स हैं, वो आप एक दफा अटेंड
ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सारे अटेंड भी किए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर एक्चुअल नहीं देखा हुआ, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देखी हुई है। तो रिकॉर्डिंग को इस तरह यूज़ किया करो, पहले नोट्स पढ़ा करो, साथ साथ रिकॉर्डिंग खोल के देखा करो जो पार्ट समझ में ना आए। ठीक है। अच्छा जी, बर्थडे आज मेरी, और मैं यहाँ पे 2 बज रहे हैं, 12 बजे से तुम लोगों को जो है मैं माशाल्लाह से पढ़ा रहा हूँ बैठ के। ना मैंने किसी से कोई विशेष रिसीव किया ना कुछ, घर वालों से भी नहीं। चलें, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।